तो हमें क्या पढ़ना था, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे थे, है ना। और कल मैंने लिखवाया था आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शब्द है ये किससे बना हुआ है, एक शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब है मेंसेस, और मेंसेस का मतलब होता है मंथ। ये प्रत्येक मंथ होने वाली साइकिल है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ तक बात समझ में आ गई। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों रखा गया है, क्योंकि मेंसेस से बना है, हर मंथ चेंज होता है। ये जो चेंज जब होते हैं, इसकी ड्यूरेशन भी बताया था कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। और इसके दौरान जो कुछ भी चेंजेस आते हैं, है ना, वो इस ग्राफ के द्वारा चेंज को दिखाया गया है कि उस 28 दिन के दौरान एक फीमेल बॉडी में क्या क्या चेंज आते हैं। इस चीज को हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को इस ग्राफ से समझाया है। ये जो साइकिल होती है ये केवल प्राइमेट्स में पाई जाती है, ये भी बताया था। प्राइमेट्स में कौन है, जैसे मैन हो गया, मंकी हो गया, एप्स हो गए, है ना। बाकी जीवों में अगर साइकिल होती है तो उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, उसे ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, ईस्ट्रस साइकिल। अब ये देखिए, समझिए कि ये क्या बताता है, इस ग्राफ से क्या पता चलता है। तो इस ग्राफ में 4 घटनाएं दिखाई गई हैं। पहली घटना यूट्रस की है, ये गर्भाशय में क्या चेंज हो रहा है वो बताया गया है। दूसरा, ये ओवरी के हार्मोन्स क्या कार्य कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या काम करते हैं उसको दिखाया गया है। तीसरा, ओवरी के इवेंट्स, ओवरी में कौन सी घटनाएं हो रही हैं वो दिखाया गया है। और चौथे नंबर पर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये कैसे काम करते हैं ये दिखाया गया है। तो सबसे पहले यूट्रस की बात करते हैं। यूट्रस में आपको पता था 3 लेयर थी, बताओ कितनी लेयर थी, कौन कौन सी, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। जहां मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि जितने भी साइक्लिक चेंज होते हैं वो इंडोमेट्रियम में आते हैं। मतलब हर मंथ जो भी टूट करके गिरती है वो कौन गिरती है, इंडोमेट्रियम गिरती है। कौन सी लेयर गिरती है, अब देखो, पहले 1 से 5 दिन तक ये फर्स्ट, ये एक अलग फेज है, 1 to 5, इसमें ऐसे बनाया गया है। और NCERT में इसे रेड कलर से दिखाया गया है। देखो आपके पास NCERT है, उसे रेड कलर से दिखाया गया है। इसका मतलब है कि इस दौरान ब्लीडिंग होती है ना। और ये क्या हो रही है, क्योंकि बार बार इंडोमेट्रियम टूट रही है। तो देखो, ये इंडोमेट्रियम पहले इतनी थी, फिर अगले दिन इतनी हो गई, तो क्या होती जा रही है, देखो पतली होती जा रही है। तो पहले के दौरान जब ये रेड कलर होता है उस दौरान ब्लीडिंग होती है, और धीरे धीरे क्या होती जाती है, इंडोमेट्रियम पतली होती जाती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद धीरे धीरे ये क्या होती है, मोटी होती जाती है, फिर से अपने आप को मेंटेन करती है। 14वें दिन क्या होता है, देखो ओवल्यूशन होता है। और ओवल्यूशन के दौरान ये जो ओवम है ये बाहर निकल करके आ जाता है। तो जब ओवम आ गया, और अगर ओवम आ गया और स्पर्म ने इसे फ्यूज कर दिया तो जाइगोट बन जाएगा। और अगर जाइगोट बन गया और फिर तो जाइगोट बनने के बाद वो कहाँ बैठेगा, इंडोमेट्रियम में। और अगर इंडोमेट्रियम फिर टूट गई तो प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। इसीलिए ये देखो, यहाँ पर ओवम आया, इसके बाद भी इसका ये मेंटेन हो रही है। और अब इसे मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। नहीं समझ में आया तो फिर से बता दें, किसको किसको नहीं आया, नहीं आया। देखो क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो कि मैंने जब आपको फीमेल ट्यूब पढ़ाया था, है ना, डक्ट सिस्टम फीमेल का, तो ऐसा डायग्राम बनाया है ना। अब देखो, ये यूट्रस ये है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो यूट्रस है इसकी बात कर रहे हैं। ये जो लेयर है वो यहाँ है, यहाँ है, इंडोमेट्रियम वाली लेयर यहाँ है। यहाँ जाइगोट यहाँ से आकर के यहाँ ऐसे फिट हो गया, इसमें जुड़ गया। तो ये जाइगोट बच्चा जो बन रहा था वो किस में जुड़ता है, इंडोमेट्रियम में। अब सोचो कि आकर के ओवम आ गया, यहाँ ओवम आ गया, स्पर्म आ गए, जाइगोट बन गया और ये इंडोमेट्रियम में आके चिपक गया। अब अगर इंडोमेट्रियम गिर जाएगी तो प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब आ गया समझ में। तो मैं यही बता रहा हूं कि ओवल्यूशन हो गया, अब इसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है।
अन्यथा ये क्या हो जाएगी, प्रेगनेंसी समाप्त हो जाएगी। फिर अगर प्रेगनेंसी नहीं आई, स्पर्म नहीं अंदर आया, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही 28 दिन फिर से होगा तो फिर से ये फॉल डाउन होने लगेगी और 29वें दिन देखो फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसमें दिखा हुआ है, 2 बार बनाया गया है एनसीईआरटी में, देखिए मिल गया। तो ये आपको समझ में अब आ गया होगा। ये यहाँ की इस लेयर को दिखाया गया है कि यूट्रस की ये जो लेयर है, इसे ये शुरू में गिरती है, फिर इसके बाद मेंटेन होती है, ओव्यूलेशन के होने के बाद और भी बढ़ती है, ताकि अगर कहीं प्रेगनेंसी हो जाए तो ये अब टूट करके ना गिरे, क्योंकि अगर अब गिर गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये समझ में आ गया, ये दिखाया गया है। दूसरा देखते हैं ओवरी के हार्मोन्स। 2 हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्या होते हैं, देखिए अभी एस्ट्रोजन की वैल्यू ज्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन कम है। किस दौरान, ये जब हो रही है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, प्रोजेस्टेरॉन कम है। फिर देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़े, और ये कौन सा दिन आ गया, 14वां दिन आया, 14वें दिन ही ओव्यूलेशन होता है, ये लिखा है ना। अब इस ओव्यूलेशन के दिन क्या होता है कि देखिए इसके बाद आप देखे होंगे कि जैसे ये हो चुका है, ये ओवम बाहर आ गया है, तो अब ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया है। ये देखो प्रोजेस्टेरॉन ऊपर चला गया है और एस्ट्रोजन क्या हो गया है, नीचे आ गया है। इसका मतलब आप डायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन आवश्यक है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति इस दौरान डॉक्टर के पास जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास अगर कोई फीमेल जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो प्रोजेस्टेरॉन की कमी का अगर ऐसा है तो वो प्रोजेस्टेरॉन की टेबलेट उसको देता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन अगर कम होगा तो फिर से टूट करके गिर जाएगी, प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। इसीलिए इस दौरान अब इस प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये हमेशा बढ़ा ही रहेगा, लेकिन यहाँ तो अभी प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, तो जैसे ही 27वां 28वां दिन आएगा तो फिर से ये देखो नीचे आ गया, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन नीचे आएगा, तो आप ही ने तो कहा है कि प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, तो जब तक बढ़ा था, जब तक नहीं टूट रही थी, लेकिन जैसे ही नीचे आया तो फिर से साइकिल चालू हो गई। आ गई बात समझ में, 2 समझ में आ गए। तीसरा देखो क्या है, तीसरा ओवरी जो साइकिल चल रही थी कॉर्टेक्स में, मैंने बताया था, तो देखो पहले छोटे छोटे फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल, फिर 14वें दिन ये क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है, ओवम बाहर आ जाता है, कार्पस ल्यूटियम मेंटेन होने लगती है ना। कब तक कम मेंटेन हो, कब अगर ये मेंटेन रहेगी तब तक जब प्रेगनेंसी हो जाएगी 9 मंथ की, नहीं तो फिर ये भी डिस्ट्रॉयड, है ना। और ये क्या है, इसे मेंटेन कौन करता है, एलएच करता है, ठीक है। अगर इसे एलएच मेंटेन करता है तो इस दौरान एलएच का मान भी सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए अगले वाले में पिट्यूटरी से जो 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एफएसएच और एलएच, तो देखिए पहले एफएसएच ऊपर है, एलएच नीचे है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये एलएच ऊपर हो गया है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स नीचे आ गया है, और फिर ये ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ पर देखिए एलएच सबसे ज्यादा है, और इसे कहा जाता है एलएच सर्ग। क्या कहा जाता है, एलएच सर्ग। तो आपकी किताब में भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि एलएच सर्ग क्या है, तो जिस समय एलएच का मान सर्वाधिक होता है उसे एलएच सर्ग कहते हैं। मिल गया, लिखा है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, एलएच सर्ग कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये साइकिल समझ में आ गई है। ये साइकिल क्या बतलाती है, 4 चीजों को बतला रही है। सबसे पहली चीज यूट्रस के इंडोमेट्रियम को बता रही है कि कैसे वो टूट करके गिरती है और कैसे क्या होता है। दूसरे नंबर पर ओवरी के हार्मोन्स बता रही है कि प्रोजेस्टेरॉन कब बढ़ता है ना, 14वें दिन के बाद एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, अर्थात प्रोजेस्टेरॉन का काम एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना है। अगर कभी प्रोजेस्टेरॉन नीचे आता है तो फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाएगी। ओवेरियन हार्मोन्स ये बताता है, इसमें फॉलिकल की ग्रोथ होती है और 14 दिन ये टूट करके ओवम रिलीज हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम मेंटेन होने लगती है, और एफएसएच और एलएच में 14वें दिन एलएच सबसे ऊपर चला जाता है, उसे एलएच सर्ग कहते हैं, ठीक है। अब इन्हें हम लोग 4 फेज में भी पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये इवेंट्स थे, घटनाएं क्या क्या हो रही हैं। तो 4 घटनाएं हो रही थी, पहली, दूसरी, तीसरी
और चौथी। अब क्या पढ़ेंगे? इवेंट्स ऑफ साइकिल, सॉरी फेज ऑफ साइकिल। ठीक है, चलिए बन गया है ये कि कुछ बचा है अभी? चलिए ठीक है, किसका बचा है? थोड़ी बना लो जल्दी बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ तो जल्दी लिखो। हो गया? चलिए आगे लिखेंगे फेजेस ऑफ साइकिल, साइकिल की अवस्थाएं। पहली लिखेंगे मेंस्ट्रुएशन फेज। कितने दिन की होती है ये? है ना, तो 5 दिन की होती है। फर्स्ट 1 to 5, पहले से जो 5 दिन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये पहली हो गई। दूसरी लिखेंगे फॉलिकुलर फेज, दूसरे नंबर पर है फॉलिकुलर फेज, जिसमें फॉलिकल डेवलप होते हैं, है ना। बोलो कितने दिन की रहेगी? तो 5 तो ये हो गया, तो कितना हो जाएगा? 6 to 13 डेज, क्योंकि 14 दिन तो ओवम रिलीज हो जाएगा, है ना। तो कितने दिन में हो गई ये? 6वें से लेकर के 13वें दिन तक हो जाएगी, है ना। अगला है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कितने दिन होता है? फिक्स 14 डेज पर, है ना। तो ये 14वें दिन होगा, 3 हो गई। एक और लास्ट फेज है ल्यूटियल फेज। किस दिन होगी ये? 15 to 28 डेज। ठीक है, तो कितनी फेज में कंप्लीट होती है साइकिल? 4 फेज में। ठीक है, तो एक एक करके लिखना है। सबसे पहले लिखिए फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज लिखिएगा। क्या नाम है बोलो? मेंस्ट्रुएशन फेज। टाइम बोलो कितने दिन? 1 to 5। क्या होता है इस दौरान? ब्लीडिंग होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि एंडोमेट्रियम टूट करके गिरती है। तो कहेंगे एंडोमेट्रियम फॉल्स डाउन। क्या होती है बोलो? एंडोमेट्रियम फॉल्स डाउन। एंडोमेट्रियम टूटकर गिरती है। अब बताओ क्यों गिरती है? बोलो। ड्यू टू लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो लिखेंगे ड्यू टू लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के कम लेवल के कारण, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है तभी तो टूट करके गिरती है ना। हाँ, तो लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, है ना, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ब्लीडिंग होती है तो इसमें कुछ ब्लड भी लॉस होता है ना। तो एक फीमेल में लगभग 30 से 50 ml, 30 to 50 ml ब्लड लॉस पर मंथ इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल।
हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में लगभग एक फीमेल में 30 से 50 ml ब्लड लॉस हो जाता है ना, क्योंकि इसके साथ ब्लीडिंग होती है तो ब्लड भी जाता है। ये पहली फेज है। तो पहली फेज में क्या होता है बताओ, क्या नाम है पहली बार उसका? मेंस्ट्रुएशन फेज। टाइम पहले से 5 दिन तक। क्या होता है? इंडोमेट्रियम टूट करके गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है, और जब ये होती है तो ब्लीडिंग भी होती है, और उसमें कितना ब्लड लगभग लॉस हो जाता है? 30 से 50 ml ब्लड लॉस हो जाता है। चलिए इसको बना लीजिए। ठीक है, दूसरा लिखेंगे फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज फॉलिकुलर फेज लिखो, दूसरा नंबर ये जो है फेज, फॉलिकुलर फेज, ये वाला। फॉलिकुलर फेज क्या है? देखो प्रोजेस्टेरॉन क्या हो गया है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या है? कम हो चुका है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल लेस है। क्या है? लेस होने के कारण नो निगेटिव फीडबैक, नो निगेटिव फीडबैक ऑफ एफएसएच एंड एलएच, जिससे एफएसएच की और एलएच की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा है। और एलएच की वैल्यू ज्यादा होने के कारण, मैंने क्या बताया था, एफएसएच का काम क्या होता है? फॉलिकल की ग्रोथ करवाना। इसीलिए प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये सब क्या हो जाते हैं? बड़े होने लगते हैं। तो ये एफएसएच क्या करवाता है? फॉलिकुलर ग्रोथ करवाता है। यहाँ लिख लेंगे फॉलिकुलर ग्रोथ। तो ये दूसरी फेज हो गई। तो दूसरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने के कारण एफएसएच बढ़ जाता है, और उससे फॉलिकल्स जो होते हैं ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए। दूसरी फेज का नाम है ये, प्रोजेस्टेरॉन ऊपर कम हो गया था। जब प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है फीडबैक देना एफएसएच और एलएच को। तो जब कम है तो ये इनको कोई निगेटिव फीडबैक नहीं देता, इसीलिए ये भर भर के निकलते हैं हार्मोन्स। जब भर भर के आते हैं तो एफएसएच का काम होता है ग्रोथ करवाना फॉलिकल की, तो फॉलिकल क्या होने लगते हैं? बड़े होने लगते हैं, है ना। और एक समय ऐसा आता है कि वो ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, बड़ा फॉलिकल बन जाता है। ग्राफियन फॉलिकल फूटता है फिर, है ना। अगली बोलो अवस्था कौन सी आएगी? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन लिखिए, ओव्यूलेशन फेज कौन से डेट पर है बोलो? 14 डेज पर। नहीं, फिक्स है ये तो। किस दिन पर है बताओ? 14 डेज पर। लिखिए 14 डेज फिक्स। 14 डेज फिक्स। इसमें क्या होता है? इस दिन एस्ट्रोजन की वैल्यू ज्यादा होती है। कौन सा हार्मोन हाई होता है बोलो इस दिन? एस्ट्रोजन हाई है। एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा होता है इस दिन, है ना। एस्ट्रोजन हाई, एस्ट्रोजन की वैल्यू। और कौन सा हार्मोन हाई था? देख के देखो 14वें दिन कौन सा हाई था? एलएच, है ना। तो एलएच मैक्स, और एलएच मैक्स जब होता है उसे क्या कहते हैं? एलएच सर्ग। लिखा है आपके एनसीईआरटी पे। तो ये हो गया एलएच सर्ग, है ना। और इस दौरान क्या होता है? जो फॉलिकल होता है वो टूट जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है। तो इस दिन क्या होता है? ओवम रिलीज होता है। तो इस दिन ओवम रिलीज। अब सोचो इस दिन अगर ओवम रिलीज हो गया और इस दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है ना। इसीलिए हम लोग जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ते हैं तो वहां पर यह भी बताया जाता है, जैसे देखो यहाँ चालू हुआ 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10
11, 12, 13, ये मान लो 14 है, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे चल रहा है। तो अगर इस टाइम इंटरवल के दौरान, है ना, 10 से लेकर के 17 तक अगर मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, मान लो किसी में टाइम का थोड़ा बहुत फर्क भी पड़ जाता है, 14वें के दिन की जगह 12वें दिन हो जाए या लेट हो जाए, तो इधर 2-3 दिन छोड़ दिए, इधर 2-3 दिन छोड़ दिए, इस दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए ये इसका मतलब ये है कि ओवम रिलीज जो होता है वो किस दिन होता है। तो ये हमारी हो गई तीसरी। आगे लिखेंगे ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, इसमें क्या होता है बताओ, ये सब लिखा हुआ है 15 से 28 दिन, यही वाला लिखो। और इसमें क्या होता है, जो कार्पस ल्यूटियम बनी थी वो क्या होती है, कार्पस बनी थी ना, ल्यूटियम बनती है और उसे क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। कौन करता है कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन, है ना, यह काम कौन करता है, एलएच करता है। एलएच हार्मोन्स कार्पस ल्यूटियम को 9 मंथ तक बना करके रखने का काम एलएच करता है। ठीक, तो ये हम लोगों ने क्या देखा, फेजेस देखी। चलिए अब बात थोड़ा आगे की करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में, साइकिल अच्छे से समझ में आ गई, वो वाला डायग्राम भी समझ में आ गया, कौन सी फेजेस होती हैं, कब कौन से हार्मोन्स की वैल्यू ज्यादा होती है ये भी पता चल गया। ठीक, अब देखो मेल गैमीट का नाम क्या था, मेल गैमीट का नाम स्पर्म, फीमेल गैमीट का नाम ओवम। अब हम दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मिलेंगे तब जब इंसेमिनेशन होगा, है ना। इंसेमिनेशन कैसे होता था, बताया था कि क्या है इंसेमिनेशन का मतलब, कि मेल का जो स्पर्म होता है उसमें बहुत सारे मेल सीमेन जो होता है उसमें बहुत सारे स्पर्म होते हैं और उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रिलीज करना या छोड़ना इंसेमिनेशन। तो जब दोनों पहुंच जाएंगे तो वहां हो जाएगा उसका इंसेमिनेशन, है ना। और जब इंसेमिनेशन हो जाएगा, दोनों मिलेंगे, उसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन। चलिए तो अगली अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन अथवा सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन अथवा सिनगैमी क्या, फर्टिलाइजेशन तो तब होगा जब पहले इंसेमिनेशन होगा। तो लिखिए इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, बोलो इंसेमिनेशन क्या है, मैं लिखता हूं मेल सीमेन, मेल सीमेन कंटेनिंग lot of sperm, है ना, and transfer of sperm into the female reproductive tract is called इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। अब समझो इसको कैसे है, ये क्या चीज है, इधर समझो। मैंने कहा कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, यही ना होता था ट्यूब, ये फलोपियन ट्यूब है ना। यहाँ ओवरी थी, यहाँ स्ट्रक्चर थे फिम्ब्रे फिम्ब्रियाई, याद है, ठीक है, इनफंडिबुलम, ये ऐसे ओवरी लगी हुई है ना। यहाँ ओवम रिलीज है, ये ओवम है, रिलीज हो गया, मान लो 14वां दिन था ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का और ये ओवम घूम रहा था। ठीक है, तो इंसेमिनेशन क्या होगा, यहाँ से ये बहुत सारे स्पर्म को अंदर इंटर कराना, ये ही क्या है, इंसेमिनेशन है। देखो लिखा है कि मेल के सीमेन में बहुत सारे स्पर्म होते हैं, मेल सीमेन कंटेनिंग लॉट ऑफ स्पर्म एंड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म into the female reproductive tract,
इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। स्पर्म को इस रिप्रोडक्टिव ट्रैक में छोड़ना इंसेमिनेशन कहलाता है। आ गई बात समझ में? तो इसे बनाओ, जल्दी से लिखो इसको, ये इंसेमिनेशन है। हो गया। अब देखो, इसमें लगभग एक इजैकुलेशन में मैंने आपको बताया था कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। कितने? 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। और ये कितने हैं? 200 से 300 मिलियन। सोचिए कितने सारे हैं। ठीक है, कुछ तो आधे तो इस वाले में आ जाते हैं। पता चला इस वाले में तो ओवम ही नहीं रिलीज है, तब तक इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं। कुछ सही जगह पर पहुंच पाते हैं क्योंकि ओवरी अल्टरनेट में फंक्शनल कार्य करती है। जैसे ये वाली ओवरी इस मंथ एक्टिव है, इससे रिलीज हुआ, तो अगले महीने ये वाली बंद हो जाएगी, इस वाले से ओवम रिलीज होगा। फिर ये ऐसे ऐसे चलता रहता है, अल्टरनेट पे चलती है, एक्टिव होती है। अब देखो क्या होता है, जब ये इंसेमिनेशन की प्रोसेस हो जाती है तो जो स्पर्म होते हैं, ये स्पर्म हमेशा अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? अपवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है हमेशा ऊपर की ओर ही जाते हैं। क्या? नीचे की तरफ नहीं भागते हैं, क्योंकि इन्हें कहां पहुंचना है? सबके सबको इसके पास पहुंचना है, तो ये नीचे नहीं आते हैं। सर नीचे क्यों नहीं आ पाते हैं? पहला तो ये अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, दूसरा क्यों करते हैं? तो क्यों, क्या है इनका ऐसे? इनके पास कुछ चीजें होंगी जिसके कारण ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहली बात, इनके पास होता क्या है? बी फ्लैश मूवमेंट होता है। जब ये चलते हैं तो बहुत तेजी से छोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो इनके पास क्या होता है? वी फ्लैश मूवमेंट होता है। वी फ्लैश मूवमेंट के अलावा, वी फ्लैश मूवमेंट के अलावा फीमेल के यूट्रस में यहां पर कौन सी लेयर लगी हुई थी जो मसल की बनी होती है? मायोमेट्रियम। याद आया? पहली कौन सी थी? इंडोमेट्रियम, जो टूट करके गिर रही थी। दूसरी वाली का नाम है मायोमेट्रियम। तो दूसरे नंबर पर जो लेयर थी जिसका नाम था मायोमेट्रियम, उस मायोमेट्रियम कैसी थी? इसकी पेशियां स्मूथ, अपनी इच्छा के अनुसार काम करती हैं कि बिना इच्छा के? बिना इच्छा के। तो ये कैसी थी? स्मूथ थी। इनमें क्या चालू हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या चालू हो जाता है? तो जैसे ही स्पर्म यहाँ पर पहुंचते हैं सीमेन, ऐसे ही इनमें क्या हो जाता है? चालू कॉन्ट्रैक्शन। और उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण सारे स्पर्म को अपनी तरफ सक कर लिया जाता है। तो पहला क्या हो गया? अपवर्ड मूवमेंट हो गया, बी फ्लैश मूवमेंट हो गया। तीसरा, मायोमेट्रियम की जो स्मूथ मसल, उसमें कॉन्ट्रैक्शन के कारण स्पर्म का क्या हो जाता है? अट्रैक्शन हो जाता है। स्पर्म उसको क्या कर लेता है? सॉरी, इंडोमेट्रियम उस स्पर्म को खींच लेती है, तो सारे के सारे यहां पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब जब यहां पर पहुंच गए तो फ्यूज तो एक ही को करना है, हीरो एक ही है, बाकी तो अभी जीरो ही होना है। ठीक है ना। अब उनमें से जो थोड़ा एनर्जी बचा के रखा होगा, वो जल्दी जल्दी कोरोना रेडिएटा, कोरोना जोना पैलुसिडा, उनको सबको तोड़ करके अंदर पहुंच जाएगा। और जैसे ही अंदर पहुंचेगा, ओवम बाकी के स्पर्म को पहचानना बंद कर देगा, बाकी को सबको भगा देगा, बाकी सब मर जाएंगे। और आज जाएगा कौन सा? एक जाएगा। ये समझ में आ गया है? बना लियो जल्दी से। न बनाओगी क्या? आप कब?
हाँ, दोनों टर्म सेम कह सकते हैं, लेकिन एक फोर्स के साथ भागना, ठीक है। जब फोर्स लगेगा तो वो ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए, यहां तक की बात हो गई। अब स्पर्म कहाँ पहुंच गए हैं? यहां पहुंच गए हैं। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, है ना। दोनों फ्यूज होंगे, लेकिन नहीं होंगे अभी होगा एक और प्रोसेस जिसे कहते हैं कैपासिटेशन। क्या कहते हैं? कैपासिटेशन। क्या है सर? ये नया जानवर आ गया है, अब हम इसके बारे में जानते ही नहीं है, ये क्या है कैपासिटेशन? कैपासिटेशन का मतलब ये है कि ये सब हीरो हैं, ये हीरोइन है। अब ये यहाँ तक बरियात पहुंचे, अब इसके पास जाने वाले हैं, तो थोड़ा अपने आप को स्पर्म चेंज करेगा, थोड़ा मेकअप वोकअप करेगा, है ना। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पता लगा योर प्रपोजल रिजेक्टेड, है ना। तो फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म में होने वाले परिवर्तन को कैपासिटेशन कहते हैं। तो अगली हेडिंग रहेगी हमारी कैपासिटेशन। इसे मिटाना है क्या? जल्दी लिखो जो लोग लिख रहे हैं। फिर उसका फर्टिलाइजेशन करवा देंगे। फर्टिलाइजेशन करवा देंगे तो पहली सेल बन जाएगी जिसका नाम है जाइगोट। फिर जाइगोट एक सेल रहता है, फिर उससे 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल बना देंगे। फिर उसे ले जा करके यूट्रस में फिक्स कर देंगे। फिर 9 महीने की प्रेगनेंसी करा करके सारे आर्गन बना देंगे। जब सारे आर्गन बन जाएंगे तो फिर उसकी डिलीवरी करवा देंगे, चैप्टर चुक जाएगा। क्या नहीं समझ में आया? देखो, स्पर्म यहाँ तक आए, इन्हें तेजी से ऊपर की तरफ धकेला जाता है, ठीक है। धकेलने में कौन कार्य करता है? जो फीमेल की गर्भाशय की ये जो दीवार होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। उसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये स्पर्म उसी की तरफ खींच जाते हैं, तो सारे स्पर्म अंदर की तरफ भाग जाते हैं, बस। हाँ, अट्रैक्शन हो जाता है उसमें, ठीक है। चले आगे, बोलो। चलिए, तो आगे लिखेंगे कैपासिटेशन। कैपासिटेशन बंद करो। हाँ, कैपासिटेशन। चलिए, क्या है कैपासिटेशन? पहले हेडिंग डालिए। क्या बताया है अभी आपको? कैपासिटेशन क्या है बताओ? स्पर्म क्या करता है? अपने आप को चेंज करता है। काहे से पहले? फर्टिलाइजेशन। तो देखो, ऐसे लिख देता हूं, चेंज इन स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, है ना। माने फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म में होने वाला परिवर्तन। लिखो, फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? कैपासिटेशन। तभी जाकर के फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, ऐसे नहीं कि कैसे भी फर्टिलाइजेशन हो जाए, है ना। क्या चेंज होगा सर? क्या करेगा? टाई बेल्ट लगा करके और सूट बूट पहन के जाएगा क्या? कुछ तो करेगा। क्या चेंज करेगा? वहां टाई बेल्ट तो लगाएगा नहीं, क्या करेगा? सबसे पहला काम करता है ये, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोलेस्ट्रॉल को हटा देता है। क्या करता है? तो कैपासिटेशन की प्रोसेस में स्पर्म क्या करता है? पहला काम, रिमूव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उससे क्या हट जाता है? आपको अगर याद हो तो मैंने स्पर्म का डायग्राम जो बनवाया था कुछ इस तरह से था, याद आ रहा है ना। और यहाँ पर एक्रोसोम था और कहा था ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कहा था। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है, पहला काम होता है उसे हटा देना, ठीक है। क्या करना? और एंट्री हो जाती है किसकी? कैल्शियम की। तो Ca2+ का अंदर जाना, उसके हटने से क्या हो जाता है? कैल्शियम अंदर चला जाता है। अब ये सारे स्पर्म करके बैठ गए हैं, सब तैयार हो गए हैं,
किसके पास जाने के लिए? ओवम के पास जाने के लिए। चलिए लेके चलते हैं, पहले ये बना लो, अब दोनों को मिला ही देता हूं, क्या दिक्कत है। ठीक, अब क्या होने वाला है बताओ? अब तो हो गया, अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। इतना आसान कहाँ है फर्टिलाइजेशन? इतना ही आसान होता तो बेचारे 200 मिलियन काहे को निकलते, एक ही ना निकल आता, है ना। अभी क्या होने वाला है, ये इनकी होड़ चल रही थी, ये पहुंच गए किसके पास? ये लोग ओवम के पास। चलो, ये बाहर वाली लेयर का नाम क्या था, जल्दी से बता दो। ये वाली का कोरोना रेडिएटा लिखवाया था, और ये जो अंदर वाली थी इसका नाम जोना पेलुसिडा। यहां तक सबको याद है? अब इतने सारे स्पर्म आए हैं, टोपी लगा लगा करके तैयार हो करके, कोलेस्ट्रॉल हटा करके, कितने 200 से 300 मिलियन। मान लो कुछ मर गए, कुछ भटक गए, कुछ विकलांग थे, कैसे भी थे, पर फिर भी तो मिलियन में पहुंचे ही होंगे। तो इस स्पर्म को चारों तरफ से ऐसे घेर लेते हैं। ये स्पर्म है और ओवम को चारों तरफ से ये ऐसे, अब इसके अंदर यहां पहुंचने के लिए लगे हैं। जो इसे फ्यूज करेगा वही हम कहेंगे कि इसने इसको फर्टिलाइजेशन कर दिया, फ्यूज कर दिया। देखो ऐसा डायग्राम बना है तुम्हारी एनसीईआरटी में, है ना, बना है ना। अब ये जा रहा है, अब देखो, अब यहां पर समझो, ये सारे स्पर्म ही हैं, यहाँ ये स्पर्म लगा हुआ है, ये ऐसा डायग्राम बनाया था। ये क्या था बताओ? सबसे ऊपर वाले का नाम एक्रोसोम। मैंने कहा था इसके पास एंजाइम रहते हैं, और एंजाइम और गोल्गी बॉडी लिखवाया था, है ना। और यहाँ से मैंने कहा था कि ये इस प्रकार से इसकी टेल यहाँ से, और ये इस प्रकार से फ्लैजेला बन जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो ये एक्रोसोम है। अब एक्रोसोम की बारी आई है, क्योंकि एक्रोसोम के पास है एंजाइम, और एंजाइम इनसे क्रिया करेगा और इन सारी दीवारों को तोड़ते हुए यहां इसको अंदर ले जाएगा। यहां एक्रोसोम जो क्रिया करता है उसे कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। अब वहां जाने के लिए एक्रोसोम रिएक्शन करेगा, और देखते हैं कि पहला एंजाइम कौन सा निकलता है। ठीक है, लिखो। अब पहला एंजाइम निकलेगा और वो उसे क्या करेगा? अंदर पहुंचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, बनाओ 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 जल्दी से। क्या निकलता है पहला, किसी को याद है? बोलो। हाइलारुनिडेज। स्पेलिंग थोड़ा डिस्टर्ब है, देखता हूं, लिखिएगा हाइलू। ठीक है, ये पहला एंजाइम कहां से निकलेगा बोलो? यहां से। कहां से निकला ये पहला एंजाइम? इसका सर काम क्या रहेगा? देखो, ये एक्रोसोम है स्पर्म का, क्या है बोलो? एक्रोसोम। यहां से क्या निकला पहला एंजाइम?
ये क्या करता है, देखो ये जो कोरोना रेडिएटा है ना, इनकी जो ये सेलें हैं ये आपस में एक गम के पदार्थ से जुड़ी होती है। गम मतलब समझते हो, जैसे गोंद चिपचिपा पदार्थ है ना। तो मैं यहां लिखता हूं कोरोना रेडिएटा सेल स्टिक बाई गम लाइक स्ट्रक्चर, गम लाइक मटेरियल। काहे से जुड़ी हुई है बताओ, एक गम माने चिपचिपा पदार्थ, उससे जुड़ी हुई है। ये क्या करता है, उस गम को जाकर के नष्ट करता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये जाएगा, ये क्या करता है, यह उस गम को क्या कर देता है, बोलो, नष्ट करता है। ड्यू टू दिस सेल बिकम लूज। क्या हो जाती हैं वो सेलें, लूज माने ढीली पड़ जाती हैं। समझो ऐसा था, ये हो गई, ये कोरोना जोना पैलिसिडा हो गई और ये कोरोना रेडिएटा की सेल थी। तो ये अब ऐसे ऐसे दूर दूर आ गई, ढीली हो गई। जो इसे चिपकाया हुआ था वही टूट गया, तो इनके बीच में क्या हो गया, सेल ढीली पड़ गई हैं, ये लूज हो गई हैं। किसने लूज किया, है ना, ये जो एंजाइम निकला सबसे प्रथम, इसने इसे क्या कर दिया, लूज कर दिया। क्या कर दिया, अब इसके लूज करने के कारण ये पूरी सेल लूज हो गई। अब एक्रोसोम दूसरा एंजाइम निकलता है, ठीक है, यहां से दूसरा एंजाइम आएगा। इसको बनाओ जल्दी से, दूसरा लिखवाता हूं कौन सा आता है। तो एक का काम क्या है बताओ, ये जो हाइलुरोनिडेज निकला है इसका काम क्या है, सेल कोरोना रेडिएटा की जो सेल है उनको ढीला कर देना, बस, ठीक है ना। हो गया, गम लाइक स्ट्रक्चर, वो उसका कोई नाम नहीं है ना। हर कोशिकाएं एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं, ठीक है ना, जिसके कारण वो एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। वो उसको रहने दो, वो दूसरी चीज है, वो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो उससे लेना नहीं, वो मटेरियल की बात दूसरी है, ठीक है। चलो इसे बनाइए। हो गया, हो गया क्या, जिस हो गया नहीं, अब दूसरा आएगा जिसका नाम है CPE। क्या नाम है, पूरा नाम कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम। पेनेट्रेट मतलब होता है उसको भेदने वाला, क्या करने वाला, देखो ऐसे, ये हो गई जोना पैलिसिडा, ये हो गया ओबम। क्या है ये, जोना पैलिसिडा, और ये क्या है, कोरोना रेडिएटा की सेल। लूज हो गई थी पहले से ही, और ये दूसरा वाला आया और इसने स्पर्म को इसको पेनिट्रेट करवा दिया, और स्पर्म अब हमारा कहां तक पहुंच गया, किसके पास तक आ गया एकदम, अबे ओबम के पास कहां आया अभी, ये तो जोना पैलिसिडा के पास आ गया है। अब जोना पैलिसिडा को भी तोड़ने वाला एंजाइम आएगा, लेकिन हाँ जोना पैलिसिडा थोड़ा खतरनाक है, पहले कहे कि रुक जाओ, है ना। जोना पैलिसिडा के पास रिसेप्टर लगे हुए हैं, ZP3 रिसेप्टर, क्या लगे हुए हैं, यहां तक आने के बाद भी इसको रिजेक्ट किया जा सकता है कि तुम जाओ, है ना। ZP3 रिसेप्टर क्या करते हैं, उस स्पर्म्स को पहचानते हैं और उससे बातचीत नहीं करते हैं, वहां से केमिकल निकलते हैं, वो उसे पहचानते हैं। अगर स्पर्म और ओवम दोनों एक ही स्पीसीज के हैं तो ही वो उसे अंदर जाने देता है, अदरवाइज वहीं से रिजेक्ट कर देता है। स्पीसीज सेम जाति के होते हैं, जैसे ह्यूमन का ह्यूमन, है ना, बिल्ली का बिल्ली, है ना। इस प्रकार से अगर वो स्पर्म है तो ही अब वो उसको अंदर जाने देगा, अदरवाइज ये ऐसा नहीं है कि कोई भी स्पीसीज का स्पर्म और ह्यूमन के ओवम को आकर के फ्यूज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन लगी हुई है, इसके पास है ZP3 रिसेप्टर, जोना पैलिसिडा रिसेप्टर, और वो उसे क्या कर देते हैं, रोक लेते हैं। हमें तो अभी आगे बढ़ना है, तो हम तो यही कहेंगे कि पहचान गए हैं, है ना, तभी तो जाके जाइगोट बना पाएंगे, है ना।
तो तीसरा अब हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा और लंबी प्रोसेस चलेगी। अभी ZP3 रिसेप्टर आएगा, ZP3 रिसेप्टर आने के बाद फिर हम उसे अंदर पहुंचाएंगे, अंदर जाएगा, फ्यूज करेगा, जाइगोट बन जाएगा, फिर जाइगोट से क्लीवेज बनाएंगे। व्हाट इज क्लीवेज? जाइगोट तो है क्या विदलन? हिंदी बता रहे हो, क्या है विदलन? टूटना। सुनो, डिफिनीशन, रियलिटी, ये जाइगोट है। कितनी सेल होता है जाइगोट? एक सेल। ये पूरी बॉडी एक सेल से बनी है पहले, अब तो कई सारी हैं। एक सेल, इसके बाद इससे बनती हैं 2 सेल। आपने कहा यही तो बता रहे थे, लेकिन इसका अंतर है, सेलों की संख्या बढ़े लेकिन इसका कुल आकार वही रहे, तब तक इसे क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज में जाइगोट का आकार नहीं बढ़ता है, आकार गेंद जैसी इतनी छोटा है, जितना वो छोटा है उतना ही रहे, लेकिन उसके अंदर डिवीजन चालू रहे, तब तक उसे कहते हैं क्लीवेज। अगर वो बड़ा होने लगा तो फिर वो क्लीवेज नहीं है। क्लीवेज तब तक ही होता है जब तक उसका आकार ना बढ़े। ठीक है, तो बाकी आपको अगले